चैप्टर 9 इंट्रोगेशन। शाम के 6:10 बज रहे थे। प्रयागराज सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग। डॉक्टर विवेक चावला तेज कदमों से इमरजेंसी बिल्डिंग से बाहर निकला। महंगे चारकोल ग्रे सूट में वह हमेशा की तरह बेहद प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ापन झलक रहा था। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सुबह ही उसे खबर मिल गई थी कि किरण के परिवार के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हॉस्पिटल में उड़ रही अफवाहों और अपनी रेप्यूटेशन की वजह से वह तुरंत वहां नहीं आ सका। वह नहीं चाहता था कि लोग उसके और किरण के रिश्ते को लेकर कोई नई कहानी बनाना शुरू कर दें। इसी वजह से उसने अपनी पूरी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार किया और अब सीधे हॉस्पिटल चला आया था। अरे डॉक्टर विवेक, आप इस वक्त यहां पीछे से आई जानी। पहचानी आवाज सुनकर विवेक रुका और पलट कर देखा। सामने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गुप्ता खड़े थे। उम्र में वह विवेक से करीब 12 साल बड़े थे और हॉस्पिटल के पुराने डॉक्टरों में गिने जाते थे। विवेक ने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य की और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओह डॉक्टर गुप्ता, बस अभी ड्यूटी खत्म हुई थी तो सोचा एक दोस्त से मिलता चलूं। डॉक्टर गुप्ता हल्का सा मुस्कुराए। तुम पीहू को देखने आए हो, है ना? विवेक भी बिना झिझक मुस्कुरा दिया। लगता है आपसे कुछ छुपाना नामुमकिन है, हम्मा। डॉक्टर गुप्ता ने गहरी सांस छोड़ी। बेचारी बच्ची, एक ही रात में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। सच कहूं, सोचकर भी बुरा लगता है। यह सुनते ही विवेक के चेहरे की मांसपेशियां हल्की तन गईं। उसने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। उसे सिर्फ एक बात जाननी थी, पीहू को आखिर होश कब आएगा? उसने बिना समय गंवाए सीधे सवाल किया, अब उसकी कंडीशन कैसी है? डॉक्टर गुप्ता अपनी आदत के मुताबिक पहले मेडिकल टर्म्स और प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन में उतर गए। कुछ देर तक उन्होंने बॉडी रिस्पॉन्स, न्यूरोलॉजिकल स्टेट और दूसरे मेडिकल पैरामीटर्स के बारे में बताया। फिर असली मुद्दे पर आए। ऑनेस्टली केस थोड़ा अजीब है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मेडिकल साइंस के हिसाब से बच्ची को अब तक होश आ जाना चाहिए था। उसके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही जो उसे इतने समय तक अनकॉन्शियस रखे। मैं खुद इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हूं। फिर उन्होंने विवेक के कंधे पर हल्का हाथ रखा। लेकिन एक अच्छी बात है, होश में आने के बाद उसके शरीर या दिमाग पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह सुनते ही विवेक ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हल्का हो गया हो। दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर गुप्ता कुछ पल तक उसे गौर से देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, वैसे डॉक्टर विवेक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बच्ची को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न्ड होंगे। उन्होंने थोड़ा रुककर अर्थपूर्ण नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी फिक्र तो उसकी सगी मां से भी कहीं ज्यादा लग रही है। डॉक्टर विवेक चावला ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब उम्र बढ़ रही है, इसलिए बच्चों को देखकर थोड़ा ज्यादा लगाव महसूस होने लगा है। डॉक्टर गुप्ता तुरंत हंस पड़े। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? अपना घर बसाओ और खुद के बच्चे करो। या कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दूं? अरे नहीं नहीं। विवेक हल्का सा हंसा। आपके प्यार और चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन आराम से साथ में डिनर करेंगे। उसने बड़ी चालाकी से बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की। तुम आजकल के लड़के भी ना? डॉक्टर गुप्ता मुस्कुराए। खैर, अगर तुम्हें जल्दी है तो जाओ, मेरी भी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं भी घर निकलता हूं। जी डॉक्टर साहब, फिर मिलते हैं। डॉक्टर गुप्ता से बात खत्म करने के बाद विवेक तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। आज शाम उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और वह पहले ही काफी लेट हो चुका था। हॉस्पिटल से पार्किंग तक जाने वाला रास्ता लंबा और शांत था। डूबते सूरज की हल्की रोशनी पीछे से आकर उसकी लंबी परछाई जमीन पर बना रही थी। लेकिन तभी उसकी परछाई के पास अचानक एक दूसरी बड़ी और मजबूत परछाई आकर रुक गई। क्या आप ही डॉक्टर विवेक चावला हैं? अचानक आई आवाज सुनकर विवेक रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। पीछे से आ रही तेज रोशनी की वजह से कुछ पल तक उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। वह न्यांश था। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। आप? विवेक की नजर सीधे उसके हाथ में मौजूद पुलिस आईडी पर गई।
क्राइम ब्रांच से। उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। अगर वह इस वक्त नाटक कर रहा था तो सच में उसकी एक्टिंग कमाल की थी। न्यांश हल्का सा मुस्कुराया। नमस्ते डॉक्टर विवेक, मैं प्रयागराज सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से न्यांश हूं। उसने शांत आवाज में आगे कहा, कल रात वसंत कुंज सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है। यह सुनते ही विवेक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। न्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और उसी मामले में पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। उसका बात करने का तरीका बेहद अजीब था। आवाज में शराफत और विनम्रता तो थी, लेकिन उसके पीछे छिपी सख्ती साफ महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाला इंसान मुस्कुराते हुए भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इसी पल न्यांश ने साफ देखा, डॉक्टर विवेक चावला की आंखों में घबराहट की एक हल्की सी चमक उभरी थी। क्या सच में इस पूरे मामले के पीछे यही आदमी था? मर्डर। विवेक की आंखें फैल गईं। आप कहना क्या चाहते हैं? हरीश मिश्रा का मर्डर हुआ है? उसके चेहरे पर दिख रही हैरानी बिल्कुल असली लग रही थी। उसमें जरा भी बनावट महसूस नहीं हो रही थी। न्यांश मन ही मन सोचने लगा, लगता है डॉक्टर साहब से सच निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन में 2-4 कप चाय और पिलानी पड़ेगी। रात के 8:30 बज रहे थे। इंट्रोगेशन रूम की टेबल पर एक और गर्मा गर्म चाय का कप रख दिया गया। टेबल के एक तरफ डॉक्टर विवेक चावला बिल्कुल सीधे बैठा था। उसकी पीठ तनकर सीधी थी और चेहरे पर अब भी वही शांत और संभला हुआ भाव था। दूसरी तरफ चेतन काफी देर से उसे घूरे जा रहा था, लेकिन इतने समय में भी विवेक के मुंह से कोई खास बात नहीं निकलवाई जा सकी थी। उधर बगल वाले ऑब्जर्वेशन रूम में न्यांश दोनों हाथों में चिकन लेग पीस पकड़े बड़े मजे से खाना खा रहा था। उसके साथ खड़ा राहुल अब तक 2 डिनर बॉक्स खत्म कर चुका था। उसने बिना नजर हटाए कांच के पार देखते हुए कहा, यह आदमी आधे दिन से चुपचाप बैठा है, एक ढंग की बात तक नहीं कर रहा। आखिर दिमाग में क्या चल रहा है इसके? न्यांश ने प्लेट से चिकन का आखिरी पीस उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं भाई। उसने पानी का घूंट लिया और आगे बोला, इतनी देर में उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी होगी, अब अंदर जाने का सही टाइम है। यह कहते हुए उसने टेबल पर रखा मटन कोरमा का डिब्बा उठाया और सीधे इंटरोगेशन रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाजा उसने पैर से हल्का सा धक्का देकर खोला। डॉक्टर साहब, खाने का टाइम हो गया है। गर्मा गर्म मटन कोरमा लाया हूं, उम्मीद है पसंद आएगा। उसके चेहरे की मुस्कान इतनी अपनापन भरी थी कि कोई भी उसे देखकर यही सोचता कि वह पूछताछ नहीं बल्कि किसी पुराने दोस्त से मिलने आया है। जैसे ही डिब्बा खुला, मसालेदार मटन की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वह खुशबू सीधे विवेक के दिमाग पर असर करने लगी। उसका सूखा गला हल्का सा हिला। साफ था उसे इस वक्त जोरों की भूख लगी हुई थी। शाम के 6:40 बजे से लेकर अब तक पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सामने बैठा वह डरावना सा दिखने वाला पुलिस अफसर अब तक अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसने न कोई सवाल पूछा, न कोई बातचीत की। वह बस चुपचाप अपनी सूखी ठंडी आंखों से लगातार विवेक को घूरे जा रहा था। कमरे में फैली वही खामोशी धीरे धीरे किसी दबाव की तरह सिर पर चढ़ने लगी थी। यहां तक कि साइकियाट्री डिपार्टमेंट का मशहूर डॉक्टर भी अब अंदर से बेचैन होने लगा था। जैसे ही न्यांश ने कमरे में कदम रखा, डॉक्टर विवेक को ऐसा लगा मानो किसी अपने को देख लिया हो। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखाई दी। ऑफिसर न्यांश, शुक्र है आप आ गए, उसने तुरंत कहा। आपके ये साथी ऑफिसर ठीक तो है ना? किसी दिन इन्हें मेरे पास लाइए, मैं इनका अच्छे से इलाज कर दूंगा। न्यांश हल्का सा हंस पड़ा। अरे, इसकी यही बीमारी है और मजे की बात यह है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। यह कहते हुए उसने चेतन के कंधे पर हल्की थपकी दी। अंदर ही अंदर वह काफी खुश था, क्योंकि चेतन ने बिल्कुल वैसा ही माहौल बना दिया था जैसा वह चाहता था। ठीक है, अब मैं डॉक्टर विवेक से बात करता हूं, तुम जाकर अपना दूसरा काम देखो। यह सुनते ही चेतन ऐसे उठा जैसे उसे किसी जेल से छुट्टी मिल गई हो। वह बिना 1 सेकंड रुके तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। चेतन के जाते ही विवेक को और यकीन हो गया कि सामने बैठा यह न्यांश बाकी पुलिस वालों से अलग है। वह हल्का सा मुस्कुराया। ऑफिसर न्यांश, सच कहूं तो आपको इन्हें मेरे पास जरूर भेजना चाहिए। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये एक बेहद रेयर केस है। इन पर अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है। न्यांश अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। उसने तुरंत बात को दूसरी तरफ घुमाया
और बिल्कुल आम घरेलू अंदाज में बोला, वैसे डॉक्टर विवेक, आप मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले हैं ना? जी हाँ, विवेक ने जवाब दिया। यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं। वाह, नियांश मुस्कुराया। फिर तो मानना पड़ेगा, प्रयागराज की मिट्टी में सच में दम है। यहां से बड़े बड़े लोग निकलते हैं। अरे नहीं, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, विवेक ने हल्का सा हंसते हुए कहा। बात करते करते उसने मटन कोरमा का बड़ा सा निवाला मुंह में डाल लिया। साफ था कि उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। नियांश आराम से उसे खाते हुए देखता रहा। फिर उसने बिल्कुल सहज आवाज में पूछा, कैसा है? स्वाद ठीक है ना? विवेक ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। नियांश की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसे लगा अब असली चाल चलने का सही समय आ चुका है। वह हल्का सा आगे झुका और सामान्य लहजे में बोला, वैसे कल रात भी आपने मटन कोरमा ही खाया था ना? डॉक्टर विवेक चावला का हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। उसने धीरे धीरे नजर उठाकर नियांश की तरफ देखा, फिर चुपचाप चम्मच को टेबल पर रख दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तो आप लोगों को सब पता चल गया? नियांश बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। इतनी छोटी बात पता करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पूरा भरोसा झलक रहा था। विवेक कुछ पल चुप बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी पीठ कुर्सी से टिकाई और सीधे बैठ गया। हाँ, उसने आखिरकार कहा, कल रात मैं हरीश मिश्रा के साथ था। नियांश ने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। स्मोक करेंगे? सॉरी, मैं स्मोक नहीं करता। नियांश ने बिना कुछ कहे सिगरेट वापस रख ली। अब वह उसे अपनी उंगलियों के बीच धीरे धीरे घुमाने लगा। सिगरेट का पिछला हिस्सा कभी कभी टेबल से हल्के से टकरा जाता, जिससे कमरे की खामोशी और भारी महसूस होने लगती। कुछ पल बाद नियांश ने फिर पूछा, क्या आप और हरीश मिश्रा काफी समय से एक दूसरे को जानते थे? इस बार विवेक ने बात टालने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे सिर हिलाकर हाँ कहा। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? यह सवाल सुनते ही विवेक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लगता है आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी उतनी गहरी नहीं पहुंची है। नियांश की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे सामने वाले का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। जब कमरे में कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, तो विवेक खुद ही धीरे से बोला, हरीश मिश्रा और मैं स्कूल के दिनों में क्लासमेट थे। उसकी आवाज में पुराने दिनों की हल्की याद साफ महसूस हो रही थी। एक वक्त था जब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे।